गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं अभी आप लोगों के लिए संस्कृत का सेट लेकर आई हूँ जो कि 40 क्वेश्चंस का है और जो कि आपका एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल, जिसमें जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर सब्जेक्ट है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेट है, ये जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आएगा वो 100 क्वेश्चन का आएगा और उसके मार्क्स होंगे ऑल टोटल 300। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ऑप्शन ए भारत यूरोपीय, ऑप्शन बी काकेसी परिवार, ऑप्शन सी चीनी परिवार, ऑप्शन डी द्रविड़ परिवार। कितने ऑप्शन है? 4 है ऑप्शन। इसमें आपको जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसमें टिक लगाना है, उसके आपको 3 नंबर मिलेंगे और जो अगर इनकरेक्ट आंसर होता है तो उसके आपके नेगेटिव मार्किंग में 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपका, संस्कृतम किस परिवार की मुख्य भाषा है? यह किस परिवार की मुख्य भाषा है? भारत यूरोपीय परिवार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी काकेसी परिवार, ऑप्शन सी चीनी परिवार, ऑप्शन डी द्रविड़ परिवार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, संस्कृत भारूपीय परिवार की भाषा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? संस्कृत भारूपीय परिवार की भाषा है। भारूपीय परिवार को इंडो यूरोपीय परिवार भी कहा जाता है। भारूपीय परिवार सेम है इंडो यूरोपीय परिवार। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा, ये सभी को पता है कि विश्व का ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। इसको देव भाषा भी कहते हैं। यह मूलतः भारतवर्ष व भारतीय उपमहाद्वीपीय की भाषा है। यद्यपि यह संस्कृत लोगों द्वारा अनंत सुरक्षित की गई है। इसमें आपको ये याद रखना है कि ये किस परिवार की भाषा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत यूरोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। इसमें आपको बताना है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए तुलास्य प्रयत्नम सवर्णम, ऑप्शन बी माहेश्वर सूत्र, ऑप्शन सी आदिर यत्तेन संहिता, ऑप्शन डी सुप्तिंग पद्म। 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, आदि रत्येन संहिता। ये क्या है? प्रत्याहार विधायक सूत्र है। ये सूत्र क्या होता है? प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। जैसे हम लोग समास में करते हैं, विभक्ति चिन्ह को हटाकर का लोप होकर उसमें क्या हो जाता है? संक्षिप्तीकरण हो जाता है। तो प्रत्याहार का अर्थ भी क्या होता है? संक्षिप्तीकरण, किसी चीज को शॉर्ट करना। जैसे पाणिनि के अनुसार आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण से मिलकर प्रत्याहार बनता है। आदि वर्ण, आदि मतलब पहला, और आदि वर्ण अंतिम इत संज्ञक वर्ण से मिलकर प्रत्याहार बनता है। अतः प्रत्याहार का मुख्य सूत्र आदि रत्येन संहिता है। मतलब आदि मतलब पहला वाला और अंत वाला इत संज्ञा मिलके क्या बनता है? सूत्र बनता है। पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी, मतलब अष्टाध्यायी में पाणिनि ने बताया है कि 14 प्रत्याहार सूत्र है। जो हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ते हैं वो कितने हैं? 14 हैं। 14 सूत्र से कुल 42 प्रत्याहार वर्ण पद बनते हैं। कितने? 14 सूत्र से कितने वर्ण प्रत्याहार बनते हैं? 42 बनते हैं, जिसमें से अच एवं हल, अच च में हलंत हो जाएगा और हल, अच एवं हल सर्वाधिक लोकप्रिय है। जितने भी सूत्र बनते हैं उसमें अच और हल क्या होते हैं? सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। अब से ये समस्त स्वरों का बोध कराते हैं। अच, अच बोलेंगे हम लोग तो अ से लेके और ये अंत तक जो दिया, तो इसमें जितने भी स्वर आ जाते हैं वो अच में आ जाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री जो हम लोग बोलेंगे ये सारा क्या हो जाता है? स्वर में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है? कुछ ग्रामर के होंगे, कुछ आपके लिटरेचर पोर्शन होंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको कारक, समास, संधि ये सारा डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप लोग को सूत्र देकर पूछा जा रहा है, कुछ में डायरेक्ट रेखांकित करके पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा समासिक पद है या कारक की कौन सी विभक्ति आई है या निम्नलिखित में से सही संधि क्या है। इस तरीके का क्वेश्चन दिया। कहीं कहीं पे संधि का सूत्र भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है?
ग्रामर पोर्शन से भी है, और अगर आपका पैसेज दे दिया जाता है जो गद्यांश, अपठित गद्यांश या पद्यांश होता है, तो उससे भी क्वेश्चन देकर आपसे 10 से 12 क्वेश्चन अंडरलाइन करके या उससे प्रत्यय पूछा जा सकता है, स्त्री प्रत्यय पूछा जा सकता है। तो जब तक आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ग्रामर का, तब तक आप वो आंसर सही नहीं कर सकते। बेसिक में मीन्स आपको ग्रामेटिकल ये सब हिंदी ग्रामर में भी आपने पढ़ा होगा, स्वर व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, या फिर हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, संधि के जो भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उसके जो भेद हुए, तो ये ज़्यादातर चीज़ जो है आपने हिंदी व्याकरण में पढ़ा हुआ, तो वैसा कोई टफ चीज़ नहीं है। जो भी आप पढ़ रहे हैं या पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ करंट अफेयर जैसा तो नहीं है कि हर साल कुछ नया या हर मंथ कुछ, हर डे कुछ नया ऐड हो रहा है। संस्कृत वैसे भी क्या देव भाषा है, तो आप जो भी रोज का पूजा पाठ करते हैं उसमें ही आप कितना समास, संधि, प्रत्यय का यूज कर ही लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूतपूर्व पद में समास है। पद दे दिया गया भूतपूर्व, भूतपूर्व पद में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी बहुव्रीहि, सी केवल और डी द्वंद्व। तो ये बताने के पहले आपको ये सब पता होगा कि बहुव्रीहि समास कौन सा है, या केवल समास कौन सा है, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले क्या होता है, जो प्रथम पद है, जो उत्तर पद पूर्व पद होता है, तो उसमें एक अव्यय का होना आवश्यक है, तभी वो अव्ययी भाव, अव्यय शब्द होगा। जैसे प्रति, नी, परा, ये सब क्या होता है, अव्ययी भाव शब्द होगा, तब वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। बहुव्रीहि क्या होता है, अपना एक विशेष अर्थ देता है, जो मतलब आप उसका विग्रह कीजिए, विग्रह करने के बाद उसका एक विशेष अर्थ आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद है द्वंद्व समास या द्विगु समास। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका केवल समास। तो आपसे पूछा गया है कि भूतपूर्व पद में कौन सा समास है, तो भूतपूर्व में समास का प्रकार है केवल, विशेष नाम से रहित समास केवल समास होता है, ये केवल समास है। लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ, अगर आपका पेपर संस्कृत का है और आपने 10th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में संस्कृत रखा, तो आप सभी ने ये नाम तो सुना होगा, लघु सिद्धांत कौमुदी। ये व्याकरण का बुक है, इसमें आपको जितने भी संधि, सामस, समास, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, वाच्य, सब सारा का वो मिल जाएगा, ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन। तो लघु सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण ग्रंथ से इसे प्रथम समास माना गया है। इसको क्या माना गया, पहला समास माना गया है। सूत्र है इसका, च स विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समासा प्रथम, तो इसको केवल समास माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धर्म एव ततो हंति धर्मो रक्षति रक्षति, यह उक्ति कहाँ से ली गई है? आपको एक लाइन दे दिया गया है, इससे आपसे पूछा गया कि ये जो उक्ति है कहाँ से ली गई है। ए रामायण से, बी रघुवंश से, सी मनुस्मृति से, डी महाभारत से। तो लाइन आप फिर से ध्यान से सुनिए, धर्म एव ततो हंति धर्मो रक्षति रक्षति। तो आप बार बार धर्म शब्द देख रहे हैं, इससे भी आप गेस कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है, ए रामायण, बी रघुवंश, सी मनुस्मृति और डी महाभारत। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी महाभारत। यह प्रसिद्ध उक्ति महाकाव्य की है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म भी करता है। इसका मतलब क्या होगा, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म भी करता है। धर्म भी उसी को मारता है जो धर्म को मारता है। आप कुछ अधर्म काम करेंगे तो आपके साथ भी अधर्म ही होगा। तो आप इस ऐसे अगर आप इसको लेमन्स लैंग्वेज में बोल सकते हैं, तो ये आप ये बोल सकते हैं कि टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही झेलना भी पड़ेगा। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा धर्म भी करता है। धर्म उसी को मारता है जो धर्म को मारता है। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि महाभारत के रचनाकार कौन है, सभी को पता है, वेद व्यास है। तो आप लोग के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि आपका जो सिलेबस है ना, सिलेबस में आपका जो साहित्य पोर्शन है उससे डायरेक्ट आपसे लाइन देकर पूछा जाता है। तो जितने भी, जैसे उत्तर रामचरित आप पढ़ रहे हैं, उत्तर रामचरित मानस आपके सिलेबस में है, भारवी रचित। उसके बाद ये किराता अर्जुन में तो रामायण, महाभारत, गीता, अगर आप
किराता अर्जुनम पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको गीता तो पढ़ना ही है। तो चाहे जितने भी ये सब महाकाव्य है या अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, शिशुपाल वध है, नैषधीयचरितम है, तो ये सबसे आपको जो फेमस लाइन है, फेमस जैसे किसकी उक्ति है, किसके कौन से पात्र हैं, किसका क्या कैरेक्टर है, या फिर जो स्त्री पात्र है, नायक नायिका है, वो किस टाइप के हैं, वो सबका आपको डिटेल पता होना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन 1 मार्क्स का ऐसा आ सकता है, सॉरी 1 मार्क्स का तो नहीं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आपको डायरेक्ट नायिका के बारे में पूछा जा सकता है, या नायक कौन है, या किस कहानी से ये बिलोंग करते हैं, तो उस समय का क्या टाइम पीरियड था, जोग्राफिकल कंडीशन। जैसे मेघदूत आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा इंडिया का जोग्राफिकल कंडीशन का नॉलेज हो जाएगा, तो आपसे वो लोकेशन का, उस एरिया के बारे में बता के पूछ भी सकते हैं कि एग्जैक्ट कहाँ के, मतलब उसमें छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है या बिहार का बात हो रहा है या यूपी का बात हो रहा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वति मनोज भवज्वलितम आलोक ही हिमांशो विकसति कुसुमम कुमुदवत्या में अलंकार। आपको ये दे दिया गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें अलंकार कौन सा है। ए अर्थान्यास, बी निदर्शना, सी दृष्टांत, या डी उपमा। तो आपको ये श्लोक का लाइन दिया गया, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, त्वयि दृष्ट एव तस्या निर्वति मनोज ज्वलितम आलोके ही हिमांशो विकसति कुसुमम कुमुदवत्या। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। सी में कौन सा है, दृष्टांत। ठीक है, इसमें एक विशेष दृष्टांत व उद्धरण संकेतिक है। आप ये लाइन पढ़िए, त्वयि दृष्ट एव तस्या, मतलब इसमें किसी स्पेशल कोई दृष्टि की बात हो रही है, इसमें एक दृष्टांत का उद्धरण संकेतिक है, बताया जा रहा है, इसलिए दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। गीत, श्लोक या कविता किसी भी भाषा पढ़ते या सुनते समय जो प्रसंग मन मस्तिष्क में चित्रित प्रतिबिंबित होकर उभरता है उसे हम क्या करते हैं, ये कहते हैं सर्वथा तार्किक होता। मतलब जो हम पढ़कर समझ रहे हैं, जब भी हम लोग कोई लाइन पढ़ते हैं तो उसके एक विजन आ जाता है। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसका एक इमेज फॉर्मेशन होता है। ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स में लाइट या लेंस या चैप्टर पढ़ेंगे तभी आपको लाइट का वो ये होगा कि ऐसे रे आया, ऐसे कन्वेक्स हुआ, ऐसे कनकेव हुआ, वैसा नहीं। आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप लिटरेचर पढ़ें या फिर साइंस पढ़ें या ज्योग्राफी पढ़ें या यहाँ तक कि आप मैथ्स भी पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ये लगता है कि अगर आप थीटा बोल रहे हैं तो थीटा का ऐसे साइन होगा, या कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसमें क्या हुआ है, इसमें एक विशेष दृष्टांत का उद्धरण संकेतिक है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, यही दृष्टांत का वैज्ञानिक अभिप्राय है। मनोवैज्ञानिकों ने अर्थ ग्रहण के संदर्भ में दृष्टांतों की बड़ी महत्ता स्वीकारी है। तो ये आप साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ही आंसर है, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर तुरंत ही दे लेंगे, क्योंकि आप ऑप्शंस देखेंगे वही चीज रिपीट हो जाएगा ऑप्शंस में जो आपके क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और कार्तिक द्वारा तारकासुर का वध, यह समस्त घटनाएं किस महाकाव्य की ओर संकेत करती है। तो शिव पार्वती का विवाह, कार्तिकेय का जन्म और कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, ये समस्त घटनाएं किस महाकाव्य की ओर संकेत करती है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, नाम से ही आप पकड़ लेंगे। अभी मैंने आपको क्या बोला कि आप नाम पढ़ेंगे या ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आंसर, करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। ए किराता अर्जुनियम, बी रघुवंशम, सी कुमार संभवम और डी नैषधीयचरितम। तो इसमें किराता अर्जुनियम में क्या आ रहा, किराता और अर्जुन, जो किरात थे और अर्जुन का कहानी होगा। रघुवंशम में जो रघुवंश कुल का जितने लोग हैं, आप दशरथ, अज, दिलीप, राम, लवकुश, इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कुमार संभवम और नैषधीयचरितम, नैषधीयचरितम के बारे में आपको पता है, नल और दमयंती का कथा है इसमें। तो लास्ट क्या बचता है, कुमार संभवम। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुमार संभवम। कुमार संभवम बुक जो है इसमें कार्तिकेय का जन्म, उसके द्वारा तारकासुर का वध और शिव पार्वती का विवाह, ये सारा प्रसंग जो प्रसंग है उससे रिलेटेड है।
महाकवि कालिदास इसके रचयिता है। कुमार संभवम के रचयिता कौन है? कालिदास है। और जहाँ कालिदास होते हैं तो उसमें जितना भी श्रृंगार रस है या उससे जो नायिका प्रधान होती है उसमें उन्हीं सब के बारे में डिटेल मिलेगा, या उनमें जो अलंकार होगा, तो अलंकार का प्रयोग ज्यादा होगा, रस जो होगा श्रृंगार रस का प्रयोग होगा। तो इस तरीके से जितने भी आपके ऑथर हैं, चाहे कालिदास हो, भारवी हो, दांडी हो, भवभूति है, तो उन लोग के बारे में आपको पूरा साहित्य, उनका लिखने का शैली क्या था, तो किस पे विशेष प्रयोग करते थे, कौन सा अलंकार यूज करते थे या कौन सा छंद में लिखना पसंद करते थे, वो सब भी एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा। महाकवि कालिदास इसका रचयिता है। इस ग्रंथ में कार्तिकेय जैसे अविवाहित कुमार की शक्ति, सामर्थ्य और भविष्यकालीन संभावनाओं, ऊर्जावान बुद्धिमत्ता का बखान मिलता है। इसमें आपको कुमार संभव मतलब जो कार्तिकेय हैं और उनके माता पिता जो पार्वती और शिव जी के बारे में पूरा उसमें आपको स्टोरी मिल जाएगा। इस महाग्रंथ में कुल 17 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। ये आपसे आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रामर से ही है। स्तुत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ल्यप प्रत्यय, ऑप्शन बी ण्यत प्रत्यय, सी यत प्रत्यय या डी क्यप प्रत्यय। तो जितने भी प्रत्यय उपसर्ग जो है ना, तो उसमें जो स्त्री प्रत्यय है या प्रत्यय सबका सूत्र है। अगर आप प्रत्यय लिख के सारे सूत्र लिख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, और सूत्र का एक एक साथ में उदाहरण। स्त्री प्रत्यय का भी जितने भी स्त्री प्रत्यय हैं वैसे लिख लीजिए, तो आपको बार बार उस चीज को बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में बैठ जाएगा। और प्रत्यय का क्या होता है? शब्दों के अंत में लगते हैं, तो आप अंत देखिए क्या हो रहा है, स्तुत्य। स्तुत्य में कौन सा लग रहा है? ल्यप, बी ण्यत, सी यत या डी क्यप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी क्यप प्रत्यय। स्तु प्लस क्यप में क्या हो जाएगा? प जो है हट जाएगा और क्या बच जाएगा? स्तुत्य, यह बच जाएगा। स्तु धातु में क्यप प्रत्यय लगाकर स्तुत्य बनता है। ठीक है, तो जो शब्दों के अंत में लगेंगे और उसका अर्थ बदल जाएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? सरस्वती कंठाभरण। तो सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए भोजराज, बी अभिनव गुप्त, सी महिम भट्ट या डी रुयक। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन है इसके रचयिता। तो इसके रचयिता कौन है? ए भोजराज। करेक्ट ऑप्शन इसका ए भोजराज होगा। सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार महान नरेश व कवि भोजराज है। इसमें विद्या, दान और ज्ञान की विद्या का मानवीकरण सरस्वती के रूप में किया गया है। तो सरस्वती कंठाभरण मतलब ये सरस्वती जी से रिलेटेड है। ठीक है, राजा भोजराज भोपाल में शासन करते थे। उनके दरबार में गंगू तेली बहुत चर्चित है, तो ये सब बात उनके राज्य में था। तो उनके जो रचयिता थे, आपको यही याद रखना है कि सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन थे? राजा भोजराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसके द्वारा रचित है? ए भट्टोजी दीक्षित, बी नागेश भट्ट, सी कैयट या डी वरदराज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बहुत इजी है, मैक्सिमम एग्जाम जो भी संस्कृत से रिलेटेड है उसमें ये सारा क्वेश्चन तो हमेशा आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वरदराज। वरदराज कृत लघु सिद्धांत कौमुदी व्याकरण पर आधारित ग्रंथ है। व्याकरणिक नियमों एवं सिद्धांतों के व्यवहारिक एवं सहज प्रस्तुति का नाम लघु सिद्धांत है। ठीक है, कौमुदी शब्द कुमुद से पुरुषार्थ मतलब कौमुदी किससे बना? कमल शब्द से बना हुआ है। लघु सिद्धांत कौमुदी मतलब लघु सिद्धांत, लघु मीन्स छोटा, सिद्धांत कौमुदी सिद्धांत जिसमें आपको सारा फॉर्मूला मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सह 10 वर्षानी अध्ययन करोति वाक्य किस कारक सूत्र का उदाहरण बनेगा? इसमें आपको कारक का सूत्र दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये कौन से कारक का सूत्र है। सह 10 वर्षानी अध्ययनम करोति। पहला ऑप्शन है काला ध्वन और अत्यंत संयोगी, दूसरा है अपवर्गीय तृतीया,
ऑप्शन सी कृत्य कर्णेनोस्ति तृतीया या डी अधिसिंस्थासम कर्म। तो इसमें आपको सही आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। स 10 क्वेश्चन क्या था, स 10 वर्षाणी अध्ययन करोति। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सूत्र होगा वो काला ध्वन और अत्यंत संयोगी द्वितीया होगा। तो ये सूत्र को आप कैसे डिफाइन करेंगे, काल और मार्गवाची शब्दों में यदि क्रिया का अतिशय लगाव या व्याप्ति हो तो जो भी कालवाची या मार्गवाची शब्द है, मतलब जो आपका टाइम पीरियड बताता है या रास्ता बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितना टाइम पीरियड लग रहा है, तो वैसे में जिसका लगाव होता है जिस शब्द से, वहां पे क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम कुटिला नदी में क्या है, इसका हिंदी करेंगे तो क्या होगा, एक कोस तक नदी टेढ़ी है, मतलब आप 1 किलोमीटर तक जाएंगे तो नदी क्या है, टेढ़ी है। तो इसमें क्या था, कालवाची और मार्गवाची, जिस शब्द से समय का पता चले या रास्ता का पता चले तो उसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति होती है। आपका एग्जाम्पल क्या है, स 10 वर्षाणी अध्ययनम करोति, वह 10 वर्ष तक अध्ययन करता है। कितने वर्ष तक, वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 10 साल तक। तो ये काल बता रहा है, टाइम पीरियड बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सूत्र आएगा, काला ध्वनेर अत्यंत संयोगी द्वितीय का सूत्र आएगा। ठीक है, तो इस सूत्र को आप जितने भी, मैंने पहले भी बोला है कि कारक का जैसे प्रथमा से लेके सप्तमी अधिकरण तक जितने भी सूत्र हैं आप वो सारे सूत्र लिखिए और बगल में उस मतलब विभक्ति चिन्ह लिखिए और सूत्र लिखिए और सूत्र के साथ एक एक एग्जाम्पल लिखिए। तो जितने भी आपको कारक के सूत्र आपको उसी तरीके से रिवीजन होगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि आप सेंटेंस देख के बता देंगे कि ये नांग विकारा है या अपवर्गे तृतीय है या फिर रुचार्था नाम प्रियमान है, उसमें कौन सा सूत्र लग रहा है। तो इस तरीके से याद करेंगे तो आपका कभी आंसर गलत होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गव्यम नाव्यम, यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होंगे। अब आपको 2 पद दे दिया गया है, अब इसको आपको बताना है कि यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होगा। तो गव्यम नाव्यम में आप क्या देखेंगे, ऑप्शन क्या है आपका, ए अचोयत, बी अचो या यवा या, सी अध परिमाणे च, डी वांतो ई प्रत्यय। अब ये दोनों जो ऊपर का जो दिया हुआ ये क्या है, संधि का सूत्र है, अध परिमाणे ये कारक से आ जाएगा और लास्ट है वांतो ई प्रत्यय। तो ये 4 सूत्र में आपसे पूछा गया कि गव्यम नाव्यम यह पद किस सूत्र से निष्पन्न होगा, मतलब शब्द गव्यम या नाव्यम ये जो शब्द बनेगा तो उसमें कौन सा सूत्र बनेगा। तो आपको जितना भी ये सब है ना, संधि ये होगा, समास, कारक, जितने भी मैंने आपको बोले हैं कि संधि से, समास से, कारक से या वाच्य से, कारक के सूत्र से, जितने भी है विभक्ति से, तो वो सूत्र आपको याद होना चाहिए, तभी आप कोई भी पद देकर बता पाएंगे कि इसमें कौन सा ये शब्द किस सूत्र से बना है। ठीक है, तो अब गव्यम नाव्यम देख के आप क्या सोचेंगे कि इसमें क्या लगेगा, प्रत्यय लगेगा, यही सोचेंगे। तव्य ताव्यम प्रत्यय से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये आपसे अपवाद का क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई सूत्र ऐसा है जिसका अपवाद, एक्सेप्शनल केसेस जो होता है, तो इसमें आपसे एक्सेप्शनल केस का क्वेश्चन पूछा है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, वांतो ई प्रत्यय। तो ये आप इसको प्रत्यय में नहीं ढूंढ सकते हैं, ये अपवाद है। आपको ये अपवाद किसमें मिलेगा, ये संधि का अपवाद सूत्र है, यह सूत्र अयादि संधि का अपवाद है। गव्यम नाव्यम में क्या है, अयादि संधि का अपवाद सूत्र लगा है। इसके अनुसार यकार आदि, लास्ट में जो यकार होता है, यकार आदि प्रत्यय बाद में हो और ओ औ हो, मतलब ओ से ओखली, औ से औरत के स्थान पर क्रमशः ओ का अव हो जाता है और अव का आव हो जाता है। ऐसा जो सूत्र आता है तो वहां पे वांते ई प्रत्यय कहा जाता है, जो कि संधि का अपवाद सूत्र है। ठीक है, तो आपको जो एक्सेप्शनल केसेस है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वांतो ई प्रत्यय कहाँ पे आपको मिलेगा, संधि में मिलेगा, संधि के अयादि संधि में। अयादि संधि किसका भेद है, जब आप स्वर संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि में 5 भेद होता है ना, क्या क्या होता है, गुण, यन, वृद्धि, अब पहला होगा गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो लास्ट अयादि संधि जो है उसका ये एक्सेप्शनल सूत्र है।
सूत्र क्या है? यह सूत्र अयादि संधि का अपवाद है। इसके अनुसार यकार आदि प्रत्यय यदि बाद में हो, बाद में यदि यकार आदि प्रत्यय हो तो वहां पे ओ और औ के स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ का अव हो जाएगा, अ और व हलंत, और अ हो तो आव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गो प्लस यम, गो प्लस यम, गो में यम प्रत्यय लगा है। ठीक है, यम का यत हो गया है, और यत होने के बाद, य होने के बाद यहाँ पे क्या आ गया है? गव्यम। ठीक है, अभी मैंने बोला कि ओ का क्या हो जाएगा? अव, और औ का आव हो जाएगा। तो गो का क्या हो गया? गव्यम। य किस में बदल गया? अव में बदल गया है। और जो आपका नाव्यम पद है उसमें नौ प्लस यम लगा है यत प्रत्यय से, तो न प्लस औ मिलके नाव हो गया, नाव्यम। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी अपवाद वाले सूत्र हैं उसको भी आप एक एक बार देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन तो होंगे ही, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 100 क्वेश्चन आपको हमेशा इजी पूछ देगा कि धातु रूप बताओ, शब्द रूप बताओ, या कितने लिंग होते हैं, कितने पुरुष होते हैं, कारक के कितने भेद है, या भाषा से पूछ दिया जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 to 15 ऐसा क्वेश्चन होगा जो सब लोग इजीली आंसर नहीं कर पाए, उसमें ये क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन हुआ, या फिर ऐसा सूत्र जैसे एक आपने पढ़ा केवल समास, तो इस टाइप का एक 10 क्वेश्चन तो होगा ही। अगर ऐसा 10 क्वेश्चन नहीं होगा तो सब 300 में 300 ले आएंगे, क्योंकि संस्कृत को ऐसे भी कहा जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे इस टाइप का पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो इम्पोर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है उसमें। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप, मैं शुरू से एक सूत्र आपको बता रही हूँ कि अकुह कंठा विसर्जिया नाम होता है। उसके बाद और भी सूत्र, ऋतु रसा नाम, ऋतराशा नाम। उसी तरह ए और ए का उच्चारण स्थान का सूत्र क्या है? ए देतो कंठ तालु। क्या है इसका? ए देतो कंठ तालु। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। कंठ और तालु दोनों मिला के होता है। तो इसमें आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ए कंठोष्ठ, बी कंठ तालु, सी दंतोष्ठ, और डी मूर्धा। तो उच्चारण स्थान को मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 12 का ए और ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ तालु। कौन से सूत्र से होगा? ए देतो कंठ तालु के सूत्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे सम विकार कहते हैं। निम्न विकल्पों में से जो सम विकार नहीं है उसे छांटिए। इसमें थोड़ा म्यूजिक से क्वेश्चन है। संगीत के अनुकूल जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे सम विकार कहते हैं। सम विकार मतलब साम विकार कहते हैं। तो निम्न विकल्पों में से जो साम विकार नहीं है उसे छांटना है। ऑप्शन है आपका ए विकार, बी विश्लेषण, सी विकर्षण, और डी निधन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी निधन। ये कैसे होगा? संगीत के अनुसार जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे साम विकार कहते हैं। विकार विकर्षण से संबंध होता है, जबकि निर्धन सर्वथा अलग है। साम की संबद्धता गान से है। साम मतलब लय, जो एक जैसा मिलते जुलते शब्द होते हैं वो। साम की संबद्धता गान से है, और गाने से बंधने वाली समा से है। ठीक है, विश्लेषण का संबंध अंग और स्वरूप से है, जबकि विकर्षण का तात्पर्य, इसमें जो ऑप्शन दिया वो सबका एक्सप्लेनेशन है। पहला था आपका विकार। विकार किसको हम लोग बोलते हैं? अकॉर्डिंग टू म्यूजिक, संगीत के अनुसार। संगीत के अनुसार जो शाब्दिक परिवर्तन होता है उसे साम विकार कहते हैं। विकार विकर्षण से संबंध है। आपका पहला ऑप्शन है विकर्षण। विकार किससे संबंध है? विकर्षण से। जबकि निर्धन जो है, निधन होगा आपका। निधन सर्वथा अलग है। उसके बाद है आपका विश्लेषण। विश्लेषण का संबंध अंग और स्वरूप से है, जबकि विकर्षण का तात्पर्य स्वर को मिलाकर किसी अन्य स्वर से भी निर्मित होता है। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रियम वदः में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? आपका शब्द दे दिया गया है प्रियम वदः, इसमें आपका कौन सा कृदंत प्रत्यय है?
पहला ऑप्शन है आपका ट प्रत्यय, ऑप्शन बी ड प्रत्यय, ऑप्शन सी खच प्रत्यय और ऑप्शन डी टच प्रत्यय। तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग को संधि, समास, कारक, प्रत्यय जो भी आप पढ़ रहे हैं सबका आपको सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे सूत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है या एग्जाम्पल दे के पूछा जाता है कि ये किस सूत्र के अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब हम लोग किस सूत्र का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, प्रियम वदह में कौन सा कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन था आपका ट प्रत्यय, द प्रत्यय, खच प्रत्यय या टच प्रत्यय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खच नामक कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, जिस शब्द के अंत में कृत प्रत्यय हो वो कृदंत कहलाते हैं, ये सबको पता है। कृत प्रत्यय से कार, करण, कृत्वा, ये जो हम लोग ये शब्द लगाते हैं, कर्तु, पूर्वत, कृत्रिम आदि का बोध होता है। कृत प्रत्यय धातु और धातुओं में परिवर्तन, जो भी धातु शब्द होते हैं उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपका कौन सा प्रत्यय लग रहा है, प्रिय वद जो है, मतलब वद मतलब बोलना, तो वद तो धातु है, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे खच प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किसमें है। पहला ऑप्शन है ए सांख्यिका, बी तर्क भाषा, सी वेदांत सार या डी अर्थग्रह। तो ये आपका जो पहला सिलेबस में पहला चैप्टर है उससे क्वेश्चन है। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास का पढ़ना है, फिर पढ़ना है ये योग दर्शन पढ़ना है। तो योग दर्शन में आपको संख्या, वेदांत सार, अर्थग्रह, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन किसमें है। ए सांख्यिका, बी तर्क भाषा, सी वेदांत सार, डी अर्थग्रह। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी वेदांत सार में। पंचीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक शक्तियों एवं उपादानों का उद्भव हुआ है। वायु, आकाश, तेज, जल, पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं। जो 5 तत्व होता है उसके समानुपातिक, मतलब एग्जैक्ट प्रोपोर्शन में भागों का पंजीकरण किया संपन्न होता है। जो 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, ये सब जो है वो सब 5 तत्व होते हैं, उनको लेकर क्रिया संपन्न होता है। उक्त प्रक्रिया की सर्वाधिक महत्ता वेदांत सार नामक ग्रंथ में मिलती है। जो वेदांत सार नामक ग्रंथ है उसमें पंचीकरण प्रक्रिया का प्रतिपादन ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना परिपक्व बिंब बाधोरोष्ठी पंक्ति का संबंध किस काव्य से है। इसमें भी आपको क्या दे दिया है, काव्य दे दिया, काव्य का एक लाइन दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि ये लाइन किसका संबंध किस काव्य से है। पहला ऑप्शन है ए ऋतु संहारम, बी स्वप्नवासव दत्तम, सी रघुवंशम या डी मेघदूतम। तो मैं आपको बार बार बोल चुकी हूँ कि जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप मेघदूत पढ़ रहे हैं या अभिज्ञान शकुंतलम पढ़ रहे हैं, शिवराज उदयम पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका आपको जो इम्पोर्टेंट श्लोक है या इम्पोर्टेंट जो गद्य है, जो उसका पहचान होता है, वो चीज आपको एक याद रखना है। कुछ ऐसे होते हैं, अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं तो आपको लाइन देखते से याद आ जाएगा। जैसे ईशोवासिपनिषद का एक लाइन है, आगे के सेट में ये आप पहले कर चुके होंगे, अगर आपने वो पढ़ा है तो आप देखते से ही बता देंगे। या गीता का कोई श्लोक पढ़ेंगे, जैसे कर तो गीता का कोई श्लोक हुआ या फिर नीति शतक का श्लोक हुआ, तो वो देख के आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो उसी तरीके से ये लाइन है, तन्वी श्यामा शिखरा दिशना पक्वा बिंबाधरोष्ठी पंक्ति का संबंध किस काव्य से है। ए ऋतु संहारम, बी स्वप्नवासव दत्तम, सी रघुवंशम या डी मेघदूतम। तो इसमें ये लाइन किससे है, यह पंक्ति जो है मेघदूत से लिया गया है। यह मेघदूत के महत्वपूर्ण भाग उत्तर मेघ, लेकिन आप लोग को पढ़ना है पूर्व मेघ, ठीक है, उत्तर मेघ का प्रमुख श्लोक का अंश है। उस ग्रंथ का 22वां श्लोक है। ये कितना नंबर का श्लोक है, आप अगर उत्तर मेघ पढ़ेंगे तो उसका ये 22वां नंबर का श्लोक है। तो आप इस तरीके से अगर पढ़ रहे हैं, आप पूरे पंडित जी हैं, तो आपको पूरा श्लोक कितने नंबर का श्लोक है, उसमें कौन सा अलंकार लगा है, कौन सा छंद लगा है, कौन सा रस लगा है, वो सब आपको याद होना चाहिए। तन्वी का और श्याम की तुलना यज्ञ की प्रियतमा से की गई है। किसकी तुलना की गई है, तन्वी और
श्याम की तुलना यज्ञ की प्रियतमा से की गई है। ठीक है, मेघदूत के प्रत्येक खंड में ऐसी प्रकृति का मानवीयकरण संबंधी दृष्टांत प्राय मिलता है। आप मेघदूत पढ़ेंगे तो इसमें आप ह्यूमन से कंपैरिजन करता हुआ उसमें दिया हुआ है जो भी श्लोक सब है, क्योंकि वो कालिदास द्वारा रचित है। तो कालिदास इस तरीके से वर्णन किए हैं कि आप उस एकदम सजीव चित्रण, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से मेघ जा रहा है, इससे ऐसे बात कर रहा है, ये कर रहा है। अगर आप वो डिटेल श्लोक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, ग्रामर से है। ग्रामर पोर्शन आपका, वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा होती है। आपका पहला ऑप्शन है अल्प प्राण, बी महाप्राण, सी घोष या डी अघोष। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा महाप्राण। इसमें किस किस की बात करें? द्वितीय, चतुर्थ और शल वर्णों की संज्ञा, तो वो क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। महाप्राण, जैसे कि आप संस्कृत में व्यंजन पढ़ेंगे तो अल्पप्राण जैसे आप पढ़ते हैं क से म क्या हो जाता है? स्पर्श हो जाता है। स्पर्श के बाद अंतस्थ होता है, ऊष्म होता है। तो उसमें जो महाप्राण, महाप्राण का मतलब क्या होगा? महा मतलब बड़ा, तो जो वन कठोरता से उच्चारित होते हैं उसमें उच्चारण में अधिक प्राणवायु लगती है, वैसे महाप्राण कहलाते हैं। और जो इजीली उच्चारित हो जाते हैं, अधिक वायु नहीं लगता, वो क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। तो आपको कौन कौन से अल्प प्राण और महाप्राण है इसके बारे में पता तो होगा ही, पता होना क्या चाहिए, वो होगा ही, आपसे मैंडेटरी है ये सब के बारे में जानना कि अल्प प्राण कौन से हैं, महाप्राण कौन से हैं, या उसमें अंतस्थ क्या है। तो अल्प प्राण किसको बोलेंगे? सभी वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम को। सभी वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम, और य र ल व। तो प्रथम क्या हो जाएगा? जैसे क हुआ, त हुआ, च हुआ, तो इसी तरीके से ये अल्प प्राण है। महाप्राण कौन है? सभी वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ और श ल वर्ण है। श मतलब तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये क्या हो जाते हैं? महाप्राण हो जाते हैं। तो ये तो इजी है, आपको याद ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लावण्यक ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है? एक गांव का नाम दिया गया है, गांव का नाम देके पूछा गया है कि इस गांव की घटना का वर्णन कहाँ मिलता है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी मृच्छकटिकम और डी स्वप्न वासवदत्तम। इसमें मालविकाग्निमित्रम 2 बार टाइप हो गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये जो गांव का नाम है ये कहाँ वर्णित मिलता है। तो देखिए, आपको कैरेक्टर के साथ साथ गांव का नाम, आपको मैंने बोला ज्योग्राफिकल कंडीशन भी याद रखना है कि इंडिया के किस स्टेट के बारे में बात हो रहा है, या कालिदास बात कर रहे हैं या भारवी बात कर रहे हैं, जो भी, या भाष बता रहे हैं, तो इंडिया के किस स्टेट के बता रहे हैं, वहाँ का क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या सॉइल है, मतलब आपको इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन, उसका टाइम पीरियड, उस समय के राजा कौन होते थे, या वो ऋग वैदिक पीरियड है या आफ्टर ऋग वैदिक पीरियड है, या मॉडर्न इंडिया है, मिडिवल इंडिया, कौन सा काल है, वो काल भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि लावण्य नामक ग्राम की घटना कहाँ वर्णित है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्वप्न वासवदत्तम। ठीक है, यह घटना, यह लावण्य ग्राम की घटना स्वप्न वासवदत्तम ग्रंथ से वर्णित है। यह ग्रंथ महाकवि भाष द्वारा रचित है। ये किसने लिखा है? भाष ने लिखा है। यह एक नाट्य ग्रंथ है जिसमें वासवदत्ता नामक सुंदरी और लावण्य नामक ग्राम की चर्चा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाव्यों की बृहत्त्रयी में कौन सा सम्मिलित नहीं है? महाकाव्य का जो बृहत्त्रयी मतलब 3 जो बोलते हैं उसमें से कौन सम्मिलित नहीं है? ए शिशुपाल वधम, बी किरातार्जुनीयम, सी नैषेध्य चरितम या डी मेघदूतम। तो इसमें कौन कौन से महाकाव्य है वो आपको देखना है। कौन मूल ग्रंथ में त्रयी के 2 भागों में बांटा जाता है, तो इसमें कौन सा त्रयी नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत नहीं है। मेघदूत महाकाव्य नहीं है, बाकी जो है वो महाकाव्य में आते हैं। बृहत्त्रयी ग्रंथ, बृहत मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ में कौन कौन सा आ रहा है? किरातार्जुनीयम जो कि भारवी ने लिखा है, उसके बाद है आपका शिशुपाल वधम, ये भी आता है जो माघ ने लिखा है। श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल का वध होता है। नैषेध्य चरितम श्री हर्ष ने लिखा है।
विद्वानों के लिए औषधि और सामान नैषधीय चरितम, कुमार संभव कार्तिकेय कुमार के बारे में लिखा गया। तो ये सब क्या बृहत त्रयी में है। और लघु त्रयी ग्रंथ में आता है आपका क्या आ जाएगा, मेघदूत, कालिदास का वर्णन है, रघुवंश, ये सारे क्या है लघु में आ जाएंगे। बृहत त्रयी में कौन आ जा रहा है, किराता अर्जुनियम, शिशुपाल वधम और नैषध चरितम, ठीक है। और लघु त्रयी में आपका आ जाएगा मेघदूत, रघुवंशम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाचरित्रम इत्यस्मिन् केन सूत्रेण संधि भवति। आपको शब्द दे दिया गया, उसमें आपसे पूछा गया कि ये जो शब्द का संधि हुआ है किस सूत्र के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसमें आपका सूत्र दे दिया गया है। सूत्र आप देखिए, पहला है ए तोड़ली, बी खरीच, सी स्तोष तुनाचा शु और डी झलाम जशो अंते, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे संधि कीजिए, महाचरित की आप संधि करते हैं तो संधि का क्या होगा, महान प्लस चरित्र, ठीक है। महान प्लस चरित्र करेंगे तो इसमें आप संधि करेंगे तो इसका एक सूत्र है, सूत्र है आपका स्तो चुनाश्चु। इसमें आपके ये जो है व्यंजन या स्वर संधियों को संस्कृत के अनुसार एक मिनट, व्यंजन या स्वर संधियों में संस्कृत व्याकरण के अनुसार त वर्ग या स के बाद, आप देखिएगा कौन सा वर्ग आपको बोला जा रहा है, त वर्ग या स के बाद या पहले च वर्ग या तालव्य श की आवृत्ति होती है तो त वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तालव्य श, मूर्धन स, दंत स और च के जगह पे च छ ज ज झ हो जाता है। तो ये सूत्र क्या कहलाता है, आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया तो चूना चू सूत्र कहलाता है, ठीक है। ये सूत्र आपका किसमें प्रयोग होता है, जब आप इसका विग्रह करेंगे, जैसे महत प्लस चरितम। तो महत प्लस चरितम का जब आप संधि करते हैं तो त और चरितम का च, ये दोनों मिलकर क्या बन जा रहा है, महत चरित्रम बन रहा है। तो इसमें आपको सूत्र याद रखना है कि किस सूत्र के अकॉर्डिंग हुआ है। जैसे आप सत चरितम का भी संधि करते हैं तो सत प्लस चरितम, सत चरितम मतलब जो त है आपका आधा च में बदल जाएगा, ठीक है। तो सूत्र आप एक बार फिर से देख लीजिए, यदि स मतलब तालव्य श जो है, तालव्य श या त वर्ग के पहले या बाद में दंत स या च ज आए तो जो श का दंत स का तालव्य स में और त वर्ग का च वर्ग में हो जाता है, ठीक है। तो आपको सूत्र सभी संधि का याद रखना है, चाहे व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो या स्वर संधि हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उषित्वा इति रूपम कस्य धातु कस प्रत्यस्य च संयोगेन भवति। आपका शब्द दे दिया गया है कि जो उषित्वा धातु है, उषित्वा, इसमें कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय मतलब किस धातु से बना है, किस प्रत्यय से के संयोग से बना है। आपका पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे दिया है आपका क्या है, पहला ऑप्शन वस प्लस कत्वा, ऑप्शन बी विस प्लस कत्वा, ऑप्शन सी ऊर्ज प्लस त्व या ऑप्शन डी व प्लस तव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वस प्लस कत्वा, वस धातु लगेगा और कत्वा प्रत्यय लगेगा, ठीक है। वस धातु और कत्वा प्रत्यय के मिलने से उषित्वा शब्द बनेगा। उषित्वा कत्वा का त्व का अर्थ प्रयुक्त करता है, जैसे दृश्य धातु में अत्वा लगाएंगे तो दृष्टवा बनेगा, दृष्टवा बनेगा, उसी तरह उषित्वा बनता है। तो आपको इसमें भी सूत्र सारा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रत्यय से, आज प्रत्यय और संधि से ज्यादा क्वेश्चन आ गया और जो बाकी बच गया वो लिटरेचर पोर्शन से क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, जी धातो तुमुन प्रत्यय संयोगेन किम रिम रूप भवति। आपको धातु का नाम दे दिया और प्रत्यय का नाम दे दिया, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि इसके संयोग से कौन सा रूप बनेगा। इसके ऑप्शन है आपका ए जयितुम, बी जंतुम, सी जीतुम और डी जेतुम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, डी जेतुम। जी धातु और तुमुन प्रत्यय से जेतुम शब्द बनेगा, ठीक है। तुमुन प्रत्यांत वाले शब्द सामान्यतः अव्यय होते हैं, जो अव्यय होते हैं उसी में यह प्रत्यय लगता है। तो इसमें जैसे आप कथी प्लस तुमुन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कथितुम। खाद प्लस तुमुन खादितुम। तो ये सब तो इजी है, आप एक बार
पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा। शब्द देख के आप बता देंगे कि इसका मूल धातु क्या है और प्रत्यय क्या है। नेक्स्ट है आपका अनु उपसर्ग मिलित्वा गम धातु लिट लकारस्य प्रथम पुरुष एक वचने किम भवति। आपको उपसर्ग दे दिया है कि अनु उपसर्ग लगाकर मिलित्वा मतलब मिलाकर, अनु उपसर्ग मिलाकर गम धातु का लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप बनेगा। तो आपके सिलेबस में आपको लकार दे दिया गया, 10 लकार है लेकिन आपको 5 पढ़ना है। लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार। तो इसमें आपको लिट लकार में पूछा, लिट लकार कौन सा काल होता है, भविष्यत काल होता है। तो आपसे पूछा गया है कि भविष्यत काल में, भविष्यत काल का प्रथम पुरुष एक वचन, बहुत इजी पूछा गया। भविष्यत काल का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, जैसे आप गम धातु लेते हैं तो क्या होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति, ये होगा। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अनु उपसर्ग मिलाकर गम धातु का क्या होगा। पहला ऑप्शन है अनगच्छत, ऑप्शन बी अनुगमिष्यति, ऑप्शन सी अनुगमिष्यन्ति या ऑप्शन डी अवगच्छन। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या, अनु उपसर्ग गम धातु लिट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में लगाएंगे तो अनु उपसर्ग लगने के पर क्या बनेगा, अनुगम बनेगा। अब अनुगम का आप रूप चलाइए तो कैसे चलेगा, अनुगमिष्यति, अनुगमिष्यत, अनुगमिष्यन्ति। लेकिन आपसे क्या पूछा गया, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो इतना दूर जाने का जरूरत ही नहीं है। आपका अनुगमिष्यति करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो आपसे धातु रूप शब्द रूप दे ही दिया गया। आप रोज एक धातु रूप का सभी लकार पढ़ते हैं या शब्द रूप का पढ़ लेते हैं, तो आपके 5 क्वेश्चन को तो कोई इधर से उधर नहीं कर सकता। आप 5 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन में 3 नंबर, तो आप इसमें 15 नंबर तो इजीली स्कोर कर सकते हैं, सिर्फ धातु रूप और शब्द रूप याद रखकर। बाकी आप सूत्र याद रखते हैं तो उसमें और भी अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब जितना अच्छा संस्कृत में स्कोर आपका जो भी लैंग्वेज पेपर है, अगर आपका कुडुक हो, करमाली हो, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, उर्दू, संथाली, जो भी लैंग्वेज पेपर है उसमें आप जितना अच्छा स्कोर करते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका पोस्ट प्रेफरेंस भी मिलता है। तो आपका पेपर 3 तो तभी इवैल्यूएट तभी चेक होगा जब आप लैंग्वेज पेपर में पासिंग मार्क्स के अलावा अच्छा मार्क्स लाते हैं। और जो पहला पेपर आपका है पेपर 1 और 2 मीन्स इंग्लिश और हिंदी जो है पेपर 1 में, जिसमें आपका पठित गद्यांश, अनसीन पैसेज है, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है, इंग्लिश का भी ग्रामर का क्वेश्चन है, तो उसमें क्या है वो क्वालिफाइंग है, मतलब उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा लेकिन यू हैव टू पास द पेपर। लेकिन सेकंड पेपर जो है उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। आप जितना अच्छा मार्क्स लाएंगे उतना अच्छा आपको स्कोर मिल जाएगा। और वैसे भी आपका जो एग्जामिनेशन डेट फॉर्म है उसको और भी एक्सटेंड कर दिया गया है, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं भरा है वो अपना फॉर्म अभी फिल कर सकते हैं। सबका डेट बढ़ा दिया गया है, एडिटिंग का भी डेट बढ़ा हुआ है, फॉर्म फिलअप का भी डेट बढ़ा हुआ है, तो आप आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए। उसके बाद जो भी आपका जो आपने तो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ही लिया होगा कि कौन सा लेना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए। और हम लोग के चैनल में SSC CGL के नाम पे 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए, तो रोज आप एक सेट को प्रैक्टिस कीजिए, उस सेट को आप आफ्टर 15 डेज फिर रिपीट कीजिए, तो आप देख पाएंगे कि आपका पहले में आप कितना स्कोर कर पा रहे थे, दूसरे राउंड में जब आपने उसको आंसर किया तो कितना स्कोर कर पा रहे हैं। या आप कहीं भी कोई भी गूगल में जाके सर्च करिए, कोई भी प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं, तो उसमें आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आप कितने नंबर ला रहे हैं। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो फॉर्म फिलअप है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, एटलीस्ट कम से कम 5 to 7 लाख के बीच तो स्टूडेंट उसको एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। तो उसमें उतने के बीच में आपको ये 1 स्टेप एग्ज़ाम है, तो आपको 1 स्टेप एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसमें आपको फोकस करना ही पड़ेगा। आपका लैंग्वेज पेपर, GS और जो पेपर 3 है, दोनों पेपर को अच्छे से फोकस करेंगे तभी आपको जो आपका जो सेलेक्टेड जो आपने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा उसमें तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो इतने लाख कैंडिडेट दे रहे हैं, सब जाएंगे एग्जाम देने, उसमें से कितने स्कोर पर कर पाते हैं वो डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस किया है हर सेट को, चाहे वो पूरा 150 मार्क्स का प्रैक्टिस सेट हो, लैंग्वेज पेपर हो या करंट अफेयर सेक्शन हो या झारखंड स्पेशल हो, किस चैप्टर को आपने कितने अच्छे से फोकस किया वो आपका रिजल्ट के दिन डिफाइन हो जाएगा कि आपने कितने अच्छे से सब पेपर को प्रैक्टिस किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, स अक्षण काना प्रतीयते अस्मिन् वाक्ये अक्षण पदे का विभक्ति आसीत्।
इसमें आपको एक सेंटेंस दिया कि स अक्षणा काना प्रतीयते, वो आंख से काना लग रहा है, ठीक है। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में अक्षणा पदे का विभक्ति क्या है? जो अक्षणा पद है इसमें कौन सा विभक्ति है? तो आपको मैं कारक के सूत्र में बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको ये सूत्र डिस्कस किया है, यनांग विकारा सूत्र। यनांग विकारा सूत्र क्या था? जिन अंगवाचक शब्दों में शारीरिक विकार की सूचना मिलती है, मतलब वैसा अंगवाचक शब्द जिसमें आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड होने का पता चल रहा है कि आपका कौन सा अंग खराब है, मतलब आंख से खराब है, नाक से खराब है, या गला खराब है, या पैर से आप लंगड़े हैं, हाथ टूटा हुआ है। तो जिस शब्द से आपके शारीरिक विकार की सूचना मिलती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ये सब चीज आप रट लीजिए कि आप जैसे देखें आप लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है? स अक्षणा काना प्रतीयते, वो आंख से काना लग रहा है। किससे काना लग रहा है? आंख से। तो इसमें कौन सा विभक्ति लगेगा? तृतीया विभक्ति लगेगा। सूत्र कौन सा होगा? येनांग विकार सूत्र होगा। तो आपका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए तृतीया, बी चतुर्थी, सी पंचमी, या डी षष्ठी। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए तृतीया। कौन से सूत्र से? येनांग विकार सूत्र से, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकेतेषु वाक्येषु शुद्धम रूपम किम अस्ति। आपको 4 वाक्य दे दिया गया, उसमें से जो शुद्ध रूप है वो आपको बताना है। पहला है विद्यालयस्य परितः वृक्षा सन्ति, ठीक है। दूसरा है विद्यालयात् परितः वृक्षा सन्ति। तीसरा है विद्यालय परितः वृक्षा सन्ति। और लास्ट ऑप्शन है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब आप इस सेंटेंस को पढ़कर क्या समझे हैं? पहला जो सेंटेंस है उसमें आपका लिखा हुआ विद्यालय से परितः वृक्षा सन्ति, मतलब विद्यालय के चारों ओर पेड़ लगे हैं। दूसरा है आपका विद्यालयात् परितः, यहाँ आपका पंचमी विभक्ति लग रहा है, मतलब विद्यालय से, तो ये तो इनकरेक्ट होगा। तीसरा है विद्यालय, इसमें आपका अधिकरण है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। तो आपको मैंने कारक का एक सूत्र बताया था, जो सूत्र था आपका सर्वतः परितः, ये आपको याद होगा। अगर आपने कर्ता कारक कर्म कारक वाला सारा सूत्र एक जगह लिखा है तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि जहां भी अभितः परितः सर्वतः ये शब्द होता है तो वहां पर उस योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ जो विद्यालय से दिया है, विद्यालयात दिया है या विद्यालय दिया है, ये सारा सेंटेंस क्या है? इनकरेक्ट है। तो आप कैसे पकड़ेंगे? इसमें क्या दिया हुआ? परितः शब्द दिया हुआ है। तो अभितः परितः सर्वतः ऐसे जो शब्द होते हैं वहां हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आप याद कर लीजिए। इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे ग्रामम परितः नदी अस्ति। मैंने एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि ग्रामम परितः नदी अस्ति या ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति। तो सब ओर, दोनों ओर, चारों ओर ऐसे जब शब्द होंगे तो उसमें क्या होगा? द्वितीय विभक्ति होगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दास्यन्ति इति कस्य लकारस्य कस्य पुरुषस्य कस्य वचनस्य रूपम अस्ति। आपको धातु का एक दे दिया गया है, उससे आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन का रूप यहाँ पे चल रहा है। शब्द क्या है आपका? दास्यन्ति, ठीक है। तो आप देखिएगा दास्यन्ति में आपका ऑप्शन है, पहला है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम। बी है लिट लकार मध्यम पुरुष एक बहुवचनम। सी है लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। डी विधिलिंग मध्यम पुरुष द्विवचनम। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो दास्यन्ति क्या है? लिट लकार है, प्रथम पुरुष है और बहुवचन है, ठीक है। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, तो क्या हो जाएगा? लिट लकार, प्रथम पुरुष, बहुवचन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं, स्था धातो विधिलिंग लकारस्य मध्यम पुरुषस्य वचने किम धातु भवति। आपका धातु दे दिया गया क्या है? स्था धातु है, तिष्ठति रहने का मतलब।
लकार, विधिलिंग लकार आपसे पूछा गया, चाहिए के अर्थ में जब हम लोग बोलते हैं ऐसा करना चाहिए का मध्यम पुरुष का एक वचन में कौन सा रूप चलेगा, तो आप तिष्ठ धातु में आएंगे। ठीक है, तिष्ठ धातु का आपसे क्या पूछ रहा है, विधिलिंग पूछ रहा है। विधिलिंग का आपसे मध्यम पुरुष एक वचन पूछा जा रहा है, तो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है क्या होगा। ए तिष्ठतु, बी तिष्ठानी, सी तिष्ठे या डी तिष्ठेयम। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी तिष्ठे। ठीक है, तो आप उसमें ऐसे लिख लेंगे, विधिलिंग का मध्यम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा। जैसे आप गम धातु का भी विधिलिंग पढ़ते हैं तो कैसे करेंगे, उसी तरीके से आप तिष्ठ धातु का करेंगे। ठीक है, तो आपको जितने भी धातु रूप दे दिया गया आप सिंपली उसको रोज एक धातु लीजिए, और जो धातु आपको तो धातु रूप तक मेंशन कर दिया गया है कि आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, शब्द रूप भी लिखवा दिया गया है कि इतना ही पढ़ना है। तो जब आपको जो चीज दे दिया गया है, जैसे बालक है, लता है, नदी, बालक तो सभी को पता होगा, जिसका संस्कृत नहीं भी रखा है उनको भी पता होगा। जैसे मुनि, गुणीन, साधु, भवत, अस्मदि, उस्मद, इतना ही तो पढ़ना है। सर्व, युति, लेखनी, रेणु, पयस, वस्तु और आत्मन, ये आपका शब्द रूप है। धातु रूप भी मेंशन किया हो तो वो सीधे सीधे आप एक बार लिख लीजिए, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भवता इति कस्य विभक्ते कस्य वचनस्य च रूपम अस्ति। आपका शब्द दे दिया है भवता, इसमें आपका कौन सा विभक्ति है, कौन सा वचन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तृतीया एक वचनम, ऑप्शन बी षष्ठी एक वचनम, ऑप्शन सी द्वितीय बहुवचनम, सी सप्तमी एक वचनम। तो आप इसमें बताइएगा कि आपका कौन सा इसमें वचन लग रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्वितीय बहुवचनम। शब्द क्या था आपका, भवता। ठीक है, अब इसमें क्या एक्सप्लेन करना, आप शब्द रूप धातु रूप पढ़िए, उसमें आप लगा दीजिएगा क्या हो जाएगा। भवता का विभक्ति का तृतीय एक वचन, भवत मतलब क्या होता है, जब हम लोग आप बोलते हैं, जैसे तुम के लिए तो त्वम हो जाता है, आपके लिए क्या भवन शब्द आता है। ठीक है, तो उसका भवता, भवदाभ्यम, भवदिभि, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, राजन शब्दस्य तृतीया एक वचनम किम भवति। आपका शब्द रूप दे दिया गया है कि राजन जो शब्द है वो तृतीया का एक वचन में क्या होगा। तो राजन शब्द रूप आप लिख लीजिए कि तृतीया एक वचन में क्या होगा। जैसे द्वितीया लिखेंगे राजनाम, राजनौ, राज्ञ, तृतीया आएंगे राज्ञा, राजाभ्यम, राजभी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका राज्ञा हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, तृतीया एक वचन पूछा है, तो राज्ञा हो जाएगा बिना विसर्ग वाला। आपका ऑप्शन था राजेन, राज्ञ, राज्ञे, राज्ञा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राज्ञा। नेक्स्ट आपका फिर वही है, शिशु इति पदस्य अधोलिखितेषु पदेषु केन पदेश संबंध अस्ति। शिशु शब्द का जो पद है अधिलिखितेषु नीचे लिखे पदों में कौन सा संबंध है। ए लालित्यम, बी शैशव, सी सौंदर्यम, डी सुकौमार्यम। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए लालित्यम। शिशु इस पद का निम्नलिखित वर्गों में शैशव पद के साथ संबंध वर्णित करता है। शिशु किससे संबंध वर्णित करता है, शैशव शब्द से। शिशु का बहुवचन शैशव है। शिशु अवस्था जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था। शिशु हम लोग किसको बोलते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं 1 साल से 3 साल। इसमें लालित्यम क्यों आ रहा है, क्योंकि जो 1 साल से 3 साल के बच्चे होते हैं वो सभी दुर्गुणों से बचे रहते हैं, उनको भगवान का रूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वयम पठेयुतुम विद्यालयम गच्छामा इतस्य कर्मवाच्यस्य किम अस्ति। इसमें दिया गया है कि हम लोग पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। अहम, आवाम, वयम मतलब हम लोग जितने हैं, इसका आपको कर्मवाच्य में बदलना है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए वयम पठेयुतुम विद्यालय गम्यते, बी अस्माभिः पठेयुतुम विद्यालयम गम्यते, ऑप्शन सी वयम पठेयुतुम विद्यालय गम्यते, ऑप्शन डी अस्माभिः पठेयुतुम विद्यालयम गम्यते। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी अस्माभिः पठेयुतुम विद्यालयम गम्यते। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
आपका भाव, जैसे आप वाच्य पढ़ेंगे सब कर्मवाच्य, भाववाच्य, कर्तृवाच्य, उस समय आपको सेंटेंस बदलने को दिया जाएगा। तो आपका सेंटेंस था वयम पठियेतुम विद्यालय गच्छामः। ये आपका क्या था? कर्तावाच्य, कर्तृवाच्य। इसको आपको भाववाच्य, कर्मवाच्य में किसमें बदलना था? कर्मवाच्य में बदलना था। तो वयम क्या था? अहम, आवाम, वयम, बहुवचन। तो अहम का आप करेंगे बहुवचन में क्या होगा? अस्माभि। पठियतुम का पठियतुम रहेगा, विद्यालयम का विद्यालयम, गम्यते का गम्यते ही रहेगा। सिर्फ क्या, जो कर्ता कारक है उसका रूप बदल जाएगा। ठीक है, बाकी सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु वाक्येषु भाववाच्यस्य वाक्यम किम अस्ति। अब आपको जो सेंटेंस दे दिया गया है नीचे, उसके अकॉर्डिंग भाववाच्य में बदलना है। पहला है अध्यापके अध्यापनाय विद्यालय गम्यते। दूसरा है छात्रेण भ्रमणाय नव दिल्ली गम्यते। थर्ड है सवय ध्वातम्य डी बालका ध्यानम कुर्वन्ति। आपका क्वेश्चन क्या था? भाववाच्य वाक्यम किम अस्ति। जो 4 सेंटेंस दिया हुआ उसमें भाववाच्य का सेंटेंस आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। डी कैसे होगा? बालका ध्यानम कुर्वन्ति। इसमें आपको क्या बताना था? भाववाच्य का सेंटेंस बताना था। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का प्रयोग इस प्रकार किया गया है, सर्वेभ्य ध्वातम्य। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक लग रहा है, 1-2 आंसर मिस्टेक दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वेभ्य ध्वातम्य हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा क्योंकि आपसे भाववाच्य पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाच्य का अर्थ क्या होता है? वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता, जिसमें भाव प्रधान हो उसको हम लोग भाववाच्य बोलते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्म व लिंग व वचन के अनुसार होते हैं। भाववाच्य उसी के अकॉर्डिंग होगा जिसका लिंग वचन या काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नांकेतेषु वाक्येषु सहयुक्ते प्रधाने इति सूत्रस्य प्रयोगः कस्मिन् वाक्ये भवति। नीचे जो आपके वाक्य दिए हुए हैं उसमें सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधान सूत्र का किस वाक्य में प्रयोग किया गया है? तो पहला वाक्य क्या है? पुत्रस्य सार्थम आगतः पिता। ऑप्शन बी पुत्रे सार्थम आगतः पिता। ऑप्शन सी पुत्रेण सार्धम आगतः पिता। ऑप्शन डी पुत्रम सार्धम आगतः पिता। इसमें आपसे पूछा गया है कि सहयुक्त अप्रधान सूत्र का कहाँ पे यूज हुआ है। तो सहयुक्त अप्रधान सूत्र कौन सा सूत्र है? सहयुक्त अप्रधान सूत्र आपको बताना है। सहयुक्त अप्रधान सूत्र हम लोग किसको बोलते हैं? साथ अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में जब साथ लगा रहता है, मतलब साथ बोला जाता है और उसमें आपका अप्रधान कर्ता होता है। साथ अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जब भी ये सब वर्ड आता है, कौन कौन सा? सह, साकम, सार्धम, समम, ये जब भी आता है तब इसमें कौन सा विभक्ति लगता है? तृतीया विभक्ति लगता है। सात अर्थ के योग में अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, मतलब जो कर्ता है वो अप्रधान होता है। सेकेंडरी जब हम लोग बोलेंगे तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। किसी भी शब्द का प्रयोग हो तो अप्रधान कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जो कर्ता प्रधान नहीं है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे 3 सेंटेंस दिया हुआ था, इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पुत्रेन सार्धम आगत्य पिता। ठीक है, तो इसमें पुत्रेन में क्या लग रहा है? तृतीया विभक्ति लग रहा है। किसके सूत्र के अकॉर्डिंग? आपको सूत्र दे दिया है, सह अर्था प्रधाने दे दिया गया है। ठीक है, सहयुक्त अप्रधाने 2 सूत्र होता है, एक तो सह अर्था भी होता है, एक तो सहयुक्त भी दिया देता है। तो आपको सहयुक्त के अकॉर्डिंग पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बालक सनय सनय दुग्धम पीबति इतस्मिन् वाक्ये रेखांकित पदम किम अस्ति। ये जो आपका वाक्य दिया हुआ उसमें रेखांकित में कौन सा सही है? बालक सनय सनय दुग्धम पीबति, मतलब जो बच्चा धीरे धीरे दूध पी रहा। इतस्मिन् वाक्ये रेखांकित पद किम अस्ति, इसमें जो शब्द पद है आपका उसमें रेखांकित पद कौन सा है? ऑप्शन ए विशेषणम, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया या ऑप्शन डी क्रिया विशेषणम। ठीक है,
तो आपको इसमें बताना है कौन सा शब्द है। क्वेश्चन है आपका 34 में क्या है, सनय सनय जो दिया हुआ बालक का, सनय सनय बालक धीरे धीरे दूध पीता है। तो शब्द धीरे धीरे आप हिंदी में भी पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अधोलिखितेषु इंद्रस्य पर्यायवाची क नास्ति। नीचे जो शब्द दिए हैं उसमें इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है, नहीं है, नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है पुरंदरा, बी वीरभद्र, सी सचिपति, डी सुरेशा। तो इसमें कौन सा नहीं है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी वीरभद्र। वीरभद्र इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पुरिंदर, शचीपति और सुरेश इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। आप पर्यायवाची या एंटोनिम्स सिनोनिम्स जो होते हैं समानार्थी शब्द पढ़े ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आशु इत्यस्य पर्यायवाची किम अस्ति। आशु दिया है, आपसे पूछा गया है कि इसका पर्यायवाची क्या है। ए सुलभ, बी त्वरितम, सी ध्रुवम या डी नूनम। इसमें आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो आशु का मतलब क्या होता है, शीघ्र। ठीक है, आशुलिपि आपने सुना होगा, जो टाइपिंग हम लोग बोलते हैं वो। इसका पर्यायवाची शब्द त्वरितम होगा। क्या होगा, त्वरितम। तो बाकी जो सुलभ, ध्रुवम, नूनम ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट है अथ इति अवश्य अर्थ किम अस्ति। अथ शब्द जो अव्यय है उसका अर्थ क्या होगा। ए अनंतरम, बी मध्य, सी अंतिम या डी अध्य। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अध्य। एक अव्यय शब्द है। क्या है ये, अव्यय शब्द है। अध्य का विग्रह, विभाजन या व्यय नहीं होता है, इसलिए अव्यय है, जिसको हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अर्थ का अनंतर है, अनंतर का पर्याय अनर्गत है। अनंतर और अंतर्गत दोनों का भाव प्रारंभ के भीतर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क शब्द अव्यय भाव समास उदाहरण अस्ति। कौन सा शब्द अव्यय भाव समास का उदाहरण है। तो अव्यय भाव समास में क्या होता है, जिसमें पहला पद क्या हो, अव्यय भाव हो। इसमें आपके ऑप्शन देखिए क्या है, सुखार्थम, बी युधिष्ठिरम, सी पाणिपादम, डी आसमुद्रम। जिसमें कौन सा समास अव्यय भाव समास है। तो किस शब्द में अव्यय शब्द आ रहा है आप देख लीजिए, पाणिपादम ये तो बहुब्रीहि हो जाएगा। युधिष्ठिर, पता है युधिष्ठिर युद्ध में जो स्थिर है किसको कहा जाता है, सुखार्थम या डी आसमुद्रम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अव्यय शब्द आप पहले ही समझ गए किसको बोला जाता है, कि जिसमें प्रतिदिन, नित्य ये सारे शब्द होते हैं तो अव्यय शब्द होता है। तो अव्यय भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है तथा वह प्रधान पद होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। समुद्रम में, आ समुद्रम में देखिए आ उपसर्ग है तो आ अव्यय हो गया, इसलिए आ समुद्रम क्या हो गया, अव्यय भाव समास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यय से मन प्लस कत्वा, मन प्लस कत्वा जुड़कर कौन सा शब्द आपका बनेगा। ए मंतुम, बी मत्वा, सी मन्यमान या डी मतः। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मत्वा, कत्वा प्रत्यय लगने पर। नेक्स्ट है शी प्लस तुमुन, कौन सा शब्द बनेगा, शेतुम, डी सैन्यम, सी सयाना, डी सयुतुम। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी प्लस तुमुन शेतुम, सोने के लिए। ठीक है, तो ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इस सेट को बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपके 40 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना केयरफुली हो सके प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कीजिए, चाहे वो संस्कृत का हो या आपका पूरा पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट हो या करंट अफेयर सेक्शन हो। जितना आप वीडियोस को कंटिन्यू रेगुलरली देखते हैं उतना आपका रिवीजन अच्छा होगा और आपके अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।